हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन और उसके यौगिक अध्याय के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म को हम 3 बिंदुओं के द्वारा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कार्बन यौगिक होते क्या है। देखिए, कार्बन यौगिक अर्थात वह यौगिक जिनमें एक संघटक कार्बन हो, वह क्या कहलाते हैं? कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक की क्या खासियत होगी? कार्बन यौगिक में एक घटक क्या होगा? कार्बन अवश्य रहेगा। तो वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो कार्बन यौगिक कहलाएगा, अर्थात कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। आपसे कोई भी पूछ ले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वह यौगिक जिनमें कार्बन एक संघटक के रूप में विद्यमान हो उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आइए कार्बनिक यौगिकों के कुछ उदाहरण देख लें। देखिए, जैसे ये हमारे पास है मीथेन CH4, क्या नाम है इसका? मीथेन। और मीथेन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन 2 संघटक है। तो कार्बन एक संघटक के रूप में यहां मौजूद है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और देखिए, हम उदाहरण देखते हैं C2H5OH। ये देखिए, यहां पर यह जो मैंने फार्मूला लिखा है यह है एथेनॉल का, एथेनॉल। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, एक और हाइड्रोजन बाद में भी मौजूद है, लेकिन ये देखिए क्या मौजूद है? यहां पर कार्बन मौजूद है। तो ये जो यौगिक हो गया C2H5OH अर्थात एथेनॉल है, यह भी कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है ना। और हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, मैंने यहां पर लिखा CH3COOH। ये देखिए CH3COOH, ये जो है इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इस एथेनोइक अम्ल को भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये कार्बन मौजूद है इसके अंदर भी। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जहां पर हम कार्बनिक यौगिकों को देख सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा, वह यौगिक जिनमें कार्बन एक संघटक के रूप में विद्यमान हो उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण हमने देखे, और भी आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। ढेर सारे उदाहरण हैं। हमने इस अध्याय के प्रारंभ में ही पढ़ा था कि अकेला कार्बन एक ऐसा तत्व है जो 1.5 बिलियन से भी ज्यादा यौगिक बनाता है। 1.5 बिलियन से भी ज्यादा यौगिक बनाता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। और ये जो कार्बनिक यौगिक है ऐसे नहीं कि हमारे कहीं उपयोग नहीं आते, ये हमारे दैनिक जीवन में रोजाना इस्तेमाल होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इनको रोज इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक भी हैं कि जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए हम कि कार्बनिक यौगिक जो है वो किस प्रकार से रासायनिक रूप से व्यवहार करते हैं। रासायनिक रूप से अगर हम उनको किसी के साथ व्यवहार करवाएंगे या उनके हम रिएक्शन को देखेंगे तो वो कैसे रिएक्शन करेंगे, किस प्रकार के गुण धर्म प्रदर्शित करेंगे, यही आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है।
कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। चलिए देखते हैं कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। आपके अध्याय के अनुसार हम कार्बनिक यौगिकों को अगर रासायनिक रूप से देखते हैं तो हमारे यहां पर कार्बनिक यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्म दिए हुए हैं। आइए उनमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का दहन। पहला है हमारे पास कार्बनिक यौगिकों का दहन। दहन का मतलब समझते हैं आप? यहां पर जो दहन शब्द है उसका अर्थ होता है जलाना, कि जब हम किसी कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं अर्थात जलाते हैं, तो जलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? अर्थात दहन। दहन कितने प्रकार से किया जा सकता है? दहन 2 प्रकार से किया जा सकता है। दहन 2 प्रकार से किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, एक तो होता है वायु की उपस्थिति। वायु की उपस्थिति, एक तो हम दहन करवाएं वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, एक वायु की सीमित उपस्थिति या वायु की अनुपस्थिति में जलाएं। वैसे कोई भी वस्तु वायु की अनुपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जलेगी, ठीक है। परंतु अगर हम वायु की बहुत ही कम मात्रा कर दें अर्थात सीमित मात्रा कर दें और फिर जलाएं तो हम उसको वायु की अनुपस्थिति ही कह सकते हैं। देखिए, दूसरा हमारे पास जो तरीका है वह है वायु की सीमित मात्रा में दहन करना अर्थात जलाना। तो यहां पर जो हम कार्बनिक यौगिकों के दहन का अध्ययन करेंगे वह 2 प्रकार से करेंगे। एक तो कार्बनिक यौगिकों का दहन हम वायु की उपस्थिति में करा दें, एक कार्बनिक यौगिकों का दहन हम वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में करा दें। यहां पर आप वायु का मतलब समझिए कि हम विशेष रूप से ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कि यदि हम कार्बन यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा और ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए, तो मैं यहां पर क्या लूंगा? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक लेता हूं और उसको मैं जलाता हूं, यहां पर दहन करता हूं वायु की उपस्थिति। वायु की उपस्थिति में जब मैं उसका दहन करता हूं, किसका? किसी कार्बनिक यौगिक का, तो क्या बनने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ऊष्मा बनेगी, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश बनेगा, ठीक है। ऊष्मा, प्रकाश और साथ में जल भी बनेगा जल वाष्प के रूप में, और एक विशेष और पदार्थ बनेगा, वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्मा, प्रकाश, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड विशेष रूप से बनेगी। इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। देखिए, मैं यहां पर कार्बनिक यौगिक ले रहा हूं CH4, मीथेन, मीथेन गैस, ठीक है। उसको मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूं। वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन, ठीक। इसको जब मैं यहां पर जलाऊंगा अर्थात इसका दहन करूंगा तो क्या होने वाला है? हमारे पास यहां पर क्या क्या बनेगा? एक तो ऊष्मा बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? प्रकाश बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O, और क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाली है। तो इस प्रकार से जैसे ही हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्मा, प्रकाश, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसा नहीं कि आप खाली मीथेन को जलाते हैं ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का
दहन करेंगे। ये पहला रासायनिक गुण है कार्बनिक यौगिकों का दहन। तो जब आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य निकलेगी, जल के वाष्प बनेंगे ऊष्मा और प्रकाश के साथ। तो यह देखिए एक उदाहरण यहां पर दिया आपको मीथेन का। इसी प्रकार से अगर आप इथेन गैस ले लें, ब्यूटेन गैस ले लें, मैं देखिए यहां पर ब्यूटेन गैस ले रहा हूं, C4H10 ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन प्रमुख गैस, और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में और मैंने क्या करवाया है, दहन करवाया है, तो पता क्या बनेगा, यही का यही उत्पाद यहाँ पर भी बनेगा, अर्थात ऊष्मा प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक, और हम उदाहरण ले सकते हैं, मैं यहाँ पर C2H5OH, अभी मैंने बताया था इथेनॉल, इथेनॉल को लेता हूं और इथेनॉल को मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा, यहाँ पर ऊष्मा प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो विशेष रूप से जब भी किसी कार्बनिक यौगिक को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल वाष्प बनेंगे और प्रकाश और ऊष्मा बनेगी। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको विशेष रूप से एक बात और बताना चाहूंगा कि कार्बनिक यौगिक को जब वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, ऊष्मा प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब वायु की सीमित मात्रा में जलाएंगे तो क्या बनने वाला है, देखिए वायु की सीमित मात्रा में भी यही बनने वाला है, परंतु दोनों के जलने में अंतर होगा। जब हम वायु की समुचित मात्रा के अंदर अर्थात रिक्वायर्ड अमाउंट में, जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए किसी कार्बनिक यौगिक को जलाने में, उतनी ही अगर हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जो दहन है वह कैसा होगा, कंप्लीट कंबशन अर्थात पूर्ण दहन होगा। और पूर्ण दहन जहां होगा वहां पर कैसी लौ निकलेगी, वहां पर नीली लौ निकलेगी। नीली लौ का मतलब है ब्लू फ्लेम, कैसी फ्लेम निकलेगी, ब्लू फ्लेम निकलेगी, ब्लू फ्लेम। देखिए आपने अपने घर में गैस जो चूल्हा होता है, उस गैस चूल्हे पे गैस को जलते हुए देखा होगा। जब वो गैस बर्नर से निकलती है और हम उसको लाइटर या माचिस से जलाते हैं तो वह गैस देखा होगा आपने नीली लौ के साथ जलती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस गैस को जलने में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी उचित मात्रा में अर्थात सफिशिएंट अमाउंट में, पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। वो ऑक्सीजन क्यों उपलब्ध हुई, क्योंकि जो बर्नर है, ये देखिए मैंने बर्नर बनाया, उस बर्नर में क्या होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, ये देखिए, और इन छिद्रों के बीच में गैप होता है, अंतर होता है। तो जब गैस इस बर्नर के छेद से बाहर आई, तो जब गैस इस बर्नर के छिद्रों से बाहर आएगी तो उसको चारों ओर से और इन छिद्रों के बीच से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी। तो वहां पर जो ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है वो पूर्ण मात्रा में हो रही है, असीमित मात्रा में हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब बहुत ज्यादा अर्थात पूरी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है तो जो गैस जलेगी, यहाँ पर जो लौ निकलेगी, ये देखिए लौ, ये जो यहाँ पर फ्लेम निकल रही है, लौ निकल रही है, वह कैसी होगी, वह नीले रंग की होगी। ठीक है, परंतु यदि हम वहां पर वायु की सीमित मात्रा कर दें अर्थात उस गैस को जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ना दें, कम दें, तो वह गैस नीली लौ के साथ नहीं जलेगी, फिर वहां वह पीली लौ के साथ जलेगी। कैसी लौ बनेगी, वहां पर पीली लौ बनेगी अर्थात येलो फ्लेम बनेगी, येलो फ्लेम। तो आपको याद रखना होगा कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक को वायु की असीमित मात्रा में अर्थात जितनी उसको जलाने के लिए आवश्यक है उतनी मात्रा में जब हम उसको ऑक्सीजन देंगे तो वह कार्बनिक यौगिक कैसी लौ के साथ जलेगा, नीली लौ के साथ जलेगा, और उसको हम पूर्ण दहन कहते हैं, कंप्लीट कंबशन, पूर्ण दहन। ठीक है, आपको जैसे मैंने उदाहरण दिया, गैस चूल्हे में जो गैस जलती है वह
किस प्रकार की जलती है? नीली लौ के साथ जलती है। परंतु कई बार वो गैस के छिद्र जब रुक जाते हैं और उनमें से जो ऑक्सीजन है वो पूरा नहीं पहुंच पाती, या हम उस गैस का जो बर्नर है उसके ऊपर छिद्र वाले पार्ट को हटा दें, तो उसमें से गैस बहुत सारी एक साथ निकलेगी, और बहुत सारी गैस को जलाने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए जो वहां उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो उस अवस्था में जो लौ है वह पीली लौ बनेगी, अर्थात फ्लेम येलो होगी। आपने जो ग्रामीण क्षेत्र में आपने ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग होने वाले चूल्हे तो अवश्य देखे होंगे जिनमें लकड़ियों को लगा करके आग जलाई जाती है। उस चूल्हे के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीली लौ दिखाई देती है ना। आपने केरोसिन तेल का स्टोव भी देखा होगा, उसके अंदर जब हम उस केरोसिन ऑयल को जलाते हैं तो पीली लौ बनती है। ऐसा क्यों? चूल्हे में और केरोसिन जो स्टोव है उसके अंदर पीली लौ क्यों बनती है? क्योंकि वहां पर कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन नहीं होता। वहां पर जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। तो सिंपल सा है, यदि कार्बनिक यौगिक का दहन वायु की पूर्ण मात्रा में हो रहा है तो नीली लौ, और वायु की सीमित मात्रा में हो रहा है या वायु अनुपस्थित है, लगभग ना के बराबर है, वहां पर पीली लौ बनेगी, येलो फ्लेम बनेगी। ये जो नीली और पीली लौ जो बन रही है ये एक और कारक पर निर्भर करती है। वह कारक क्या है? वह कारक है कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है ना वह किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। हमने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, और दूसरे होते हैं हमारे पास असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक वह होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या फिर जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है। ये देखिए, तो जिनमें द्विआबंध या त्रिआबंध है वह कौन से यौगिक होते हैं? वह असंतृप्त यौगिक होते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है वह संतृप्त यौगिक होते हैं। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक है हमारे पास, उसका जो फ्लेम बनेगा अर्थात लौ बनेगी वो इनके प्रकार के ऊपर आधारित होगी। तो जो कार्बनिक यौगिक के जलाने पर लौ बनेगी, नीली बनेगी या पीली बनेगी, यह कार्बनिक यौगिक के टाइप के ऊपर भी निर्भर करेगी कि हमारे पास कौन से प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यदि हमारे पास ये देखिए संतृप्त कार्बन है, संतृप्त कार्बन जिसमें कार्बन एकल आबंध से जुड़ा होता है, संतृप्त कार्बन, तो हमेशा आपको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और कम ऑक्सीजन तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है वह हमेशा किस लौ से जलेगा? नीली लौ के साथ जलेगा, अर्थात ब्लू फ्लेम देगा ज्यादातर अवस्थाओं में। हाँ, हो सकता है कि वहां पर अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दें तो संतृप्त वाला भी पीली लौ के साथ जल सकता है, परंतु सामान्य कंडीशन में जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी दे रहे हैं और संतृप्त यौगिक उपयोग कर रहे हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक उपयोग कर रहे हैं, जैसे मीथेन संतृप्त है, मीथेन में एकल आबंध है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इसको हम पूरी मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसकी जो लौ बनेगी वो कैसी होगी? नीली लौ होगी, संतृप्त कार्बन है। तो अगर हम असंतृप्त कार्बन ले लें जिसमें द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, असंतृप्त कार्बन होते हैं, तो असंतृप्त कार्बन यदि हमारे पास है और फिर हम उसका दहन करते हैं ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, तो वहां पर कैसी लौ बनती है? पीली लौ बनती है। कैसी लौ बनेगी? पीली लौ बनेगी। ये देखिए इस प्रकार से पीली लौ बनेगी। कब? असंतृप्त कार्बन यौगिक और सीमित मात्रा में ऑक्सीजन। अगर हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ले और पूरी मात्रा में जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी हम उसको उपलब्ध करा दें, तो पता क्या होगा? फिर वह नीली लौ के साथ जल जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा एक उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन से लेते हैं। देखिए,
एसिटिलीन गैस होती है जिसको हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C2H2। एसिटाइलिन जो होती है, एसिटाइलिन क्या है? ये असंतृप्त कार्बन यौगिक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से C2H2। अब यहाँ पर क्योंकि त्रिआबंध है तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो गया। अब अगर मैं इसको साधारण से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं, तो ये सारे के सारे जो उत्पाद है ये तो बने ही बनेंगे। ये देखिए ऊष्मा बनेगा, प्रकाश बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन जो लौ है वह कैसी बनेगी? पीली लौ बनेगी। पीली लौ। ये जो ऑक्सीजन है वह कितनी मात्रा में है? यहां पर जो ऑक्सीजन है वह कैसी है? सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। परंतु यदि मैं इस एसिटाइलिन गैस के साथ पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ले लूं, जितनी चाहिए उतनी ले लूं, अर्थात इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर के फिर जलाऊं, जैसा वेल्डिंग के समय आपने देखा होगा जो वेल्डिंग करते हैं उनके पास सिलेंडर रखे होते हैं। एक सिलेंडर में एसिटाइलिन गैस होती है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। वो उन दोनों को ज्यादा ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा वो उन दोनों को मिलाते हैं फिर जलाते हैं। तो वहां पर ऑक्सीजन की विशेष रूप से अलग से वो सप्लाई करता है सिलेंडर के द्वारा। तो जब विशेष रूप से वो उसको सप्लाई करेगा तो पूरी मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिलेगी। और जब एसिटिलीन C2H2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं उसको मिला करके, और वह भी पूरी मात्रा में, पूर्ण मात्रा में जितनी उसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन अगर हमने वहां पर उसको उपलब्ध करवाई है, तो वो जलने के बाद ये सारे उत्पाद तो बनाएगा, ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश, जल और साथ में कैसी लौ बनेगी? नीली लौ बनेगी, ब्लू फ्लेम। इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी इस अभिक्रिया में कि जो लोहे की चीजें, दूसरी धातु की चीजें वो तक पिघल जाती है। और पिघलने की वजह से हम इस अभिक्रिया को कहां पर उपयोग करते हैं? वेल्डिंग के अंदर उपयोग करते हैं। वेल्डिंग करने में उपयोग करते हैं। आप याद रखिएगा किसमें उपयोग करेंगे? वेल्डिंग करने में उपयोग करेंगे। ये वाली जो अभिक्रिया है, एसिटाइलिन गैस ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी अलग से दे रहे हैं उसको, वायु उपस्थित वो तो है ही है, अलग से ऑक्सीजन दे रहे हैं और फिर नीली लौ के साथ जलेगा, बहुत सारी ऊष्मा बनेगी, प्रकाश बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। परंतु यदि हम उसको अलग से ऑक्सीजन ना दें, केवल वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं जो वायुमंडल में है, तो पीली लौ के साथ जलती है वो। कारण असंतृप्त, वह हमारे पास कार्बनिक यौगिक है। कौन? एसिटाइलिन। ठीक है, तो हमारे पास कार्बनिक यौगिक किस प्रकार का है, नीली या पीली लौ, उसके ऊपर निर्भर करेगी। दूसरा, हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक का दहन है वो वायु की पूर्ण मात्रा में हो रहा है या सीमित मात्रा में हो रहा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। पूर्ण मात्रा है ऑक्सीजन की तो नीली लौ, सीमित मात्रा है, कम मात्रा है, तो वहां पर पीली लौ बनेगी। ठीक है, ये था हमारे पास कार्बनिक यौगिकों का दहन। तो बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप याद रखिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं तो वहां पर प्रकाश, जल, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो दहन है वह दो प्रकार से होगा, एक वायु की पूर्ण मात्रा में अर्थात ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा में और दूसरा ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में। और जो दहन होगा उसमें लौ उत्पन्न होगी अर्थात फ्लेम बनेगी, वह पीली भी हो सकती है, वह नीली लौ भी हो सकती है। पीली कब बनती है, नीली कब बनती है? यदि ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में हम उपलब्ध करवा रहे हैं तो नीली लौ बनती है। यदि ऑक्सीजन की समुचित मात्रा नहीं है, कम है, तो पीली लौ बनती है। इसके अलावा सामान्यतः अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिकों का दहन कर रहे हैं तो हमेशा ज्यादातर नीली लौ बनती है, और यदि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कर रहे हैं तो पीली लौ बनती है। ऐसा क्यों हुआ? संतृप्त असंतृप्त में क्या अंतर आ गया? देखिए, यहां पर जो भी हम संतृप्त लेते हैं उसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है। कार्बन की परसेंटेज अर्थात प्रतिशत संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कम होती है, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है।
और कार्बन जितना ज्यादा होगा उसको जलाने के लिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में ज्यादा है, कार्बन ज्यादा मात्रा में मौजूद है, यह समझिए आप। तो उसको जलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, कम ऑक्सीजन मिलेगी चारों तरफ, तो कम ऑक्सीजन अर्थात सामान्य परिस्थिति में जलाएंगे तो पीली लोई बनाएंगे वो। जबकि संतृप्त में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, कम कार्बन है तो जलाने के लिए कम हमको ऑक्सीजन चाहिए, कम वायुमंडल में हमें मिल जाती है, कम उपलब्ध है, जितनी जलाने के लिए चाहिए, जितनी जलाने के लिए चाहिए उतनी उपलब्ध है तो नीली लौ बन जाएगी। ठीक है, चलिए ये था हमारे पास कार्बनिक यौगिकों का दहन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे गुणधर्म की ओर, और कार्बनिक यौगिकों का दूसरा गुणधर्म पता है क्या है कि कार्बनिक यौगिक जब रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं तो उनमें विस्थापन हो जाता है। विस्थापन कार्बनिक यौगिकों का दूसरा गुणधर्म। दूसरा है हमारे पास कार्बनिक यौगिकों में विस्थापन। विस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, और दहन को अंग्रेजी में कहते हैं कंबशन। सब्स्टिट्यूशन अर्थात विस्थापन। किसका विस्थापन? हम यहां पर कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन उनमें एक संघटक है, कार्बन के अलावा उसमें कोई दूसरे भी संघटक हो सकते हैं। उन संघटकों को यदि हम कार्बनिक यौगिकों से हटा दें और उसकी जगह किसी दूसरे परमाणु को या तत्व को ले आए, हो गया विस्थापन। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। देखिए हम यहां पर इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैं यहां पर यह ले रहा हूं मीथेन CH4, ये देखिए क्या है, यह है मीथेन CH4, और यदि मैं इस मीथेन को यहां पर अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। ये देखिए क्लोरीन गैस के साथ जब मैं इस मीथेन को क्लोरीन गैस के साथ प्रकाश की उपस्थिति में रखता हूं तो क्या होता है, यह जो क्लोरीन है ना यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। यह क्लोरीन टूटेगा, पहले तो देखिए Cl, ठीक है, और दूसरा एक और Cl बन जाएगा। तो दो क्लोरीन जो है वो टूट करके क्लोरीन क्लोरीन परमाणु में बढ़ जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन उनके पास रहेगा, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये जो क्लोरीन है अब क्या करेगा, ये क्लोरीन जाएगा यहां से, ये देखिए यहां से जाएगा और इस हाइड्रोजन को हटा देगा। हटाना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्लोरीन गया, इसको हाइड्रोजन को हटा दिया तो हाइड्रोजन यहां से हट गया, और हाइड्रोजन हट गया तो यहां पर क्या बनेगा, क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन वहां से हट जाएगा। ये देखिए, और ये हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा साथ में। तो यहां पर क्या हुआ, कार्बनिक यौगिकों में विस्थापन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। कार्बनिक यौगिक है मीथेन, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं मीथेन में एक कार्बन के साथ, पर जैसे हम उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरीन आएगा, उस हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा, विस्थापन कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो ये यहां से जैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl बना देगा और इसकी जगह ये क्लोरीन आ जाएगा। तो जब इसके साथ ये क्लोरीन जुड़ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बना देगा, और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, विस्थापन। अच्छा, इसमें एक जो प्रमुख बात है वो है आपको ध्यान रखनी है। फिर प्रमुख बात क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो जो विस्थापन है वह किस में होगा, वो निर्भर करेगा कि संतृप्त है या असंतृप्त है। यदि हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये एक कलाबंद है, तो उनमें तो विस्थापन होगा, अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, कौन से कार्बनिक यौगिक दिखाएंगे, वह कार्बनिक यौगिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे जिनमें एकल आबंध होगा, अर्थात संतृप्त वाले। असंतृप्त वाले हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा,
उसको अगर हम यहाँ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं देंगे। ठीक है, इसको देखिए मैं बताता हूं किस प्रकार से होगा। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। नंबर 1 संतृप्त सैचुरेटेड, और दूसरे थे असंतृप्त। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है वे क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया दिखाते हैं, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया दिखाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाते। इनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, विस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे। असंतृप्त वाले विस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे। संतृप्त का हम एक और उदाहरण ले, मैं यहां पर ले रहा हूं इथेन, C2H6 इथेन होता है। उसको अगर हम क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन किसी भी हैलोजन के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या करता है? वहां से हाइड्रोजन को विस्थापन कर देगा। तो यहां से ये एक हाइड्रोजन को विस्थापन कर देगा और विस्थापन करके क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा तो 5 हाइड्रोजन बच जाएंगे और एक क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा। जो एक हाइड्रोजन हटा है, जो एक हाइड्रोजन हटा है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? वो दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? HCl बनेगा और ये देखिए क्लोरोइथेन बनेगा। किसकी उपस्थिति में होगी ये अभिक्रिया? प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर भी क्या हो गया? विस्थापन हो गया है। जो कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन हट गया, विस्थापित हो गया है और उसकी जगह क्या आ गया है? उसकी जगह क्लोरीन का एक परमाणु आकर के जुड़ गया है। तो उसने क्लोरीन ने क्या किया? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ पे ले लिया इथीन, C2H4। ये देखिए C2H4, C2H4 क्या होता है? C2H4 इसको बोलते हैं हम इथीन। क्या बोलते हैं इसको? इथीन। और इसके साथ अगर हम क्लोरीन को रिएक्शन करवाएं प्रकाश की उपस्थिति में, विस्थापन नहीं होगा। ये क्लोरीन आएगा, यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर ये असंतृप्त है। 2 आबंध जुड़े हुए हैं, चाहे वो 3 आबंध हो तो ये आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध हो, उनमें असंतृप्त होने की वजह से जो हैलोजन है वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे, उससे पहले वो वहां आकर जुड़ जाएंगे और जुड़ करके संतृप्त में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन सीधे हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर पाएगा? किसमें विस्थापन होगा? जो संतृप्त होंगे उनके अंदर होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे गुणधर्म की ओर, और कार्बनिक यौगिक का तीसरा गुणधर्म है एडिशन रिएक्शन, अर्थात संलयन अभिक्रिया। और जो कार्बनिक यौगिक है वह संलयन अभिक्रिया भी दिखाते हैं, अर्थात एडिशन रिएक्शन। तीसरा है हमारे पास कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक तीसरा है हमारे पास कार्बनिक यौगिकों में संलयन अभिक्रिया, अर्थात एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन है अर्थात संलयन अभिक्रिया है वह निर्भर करेगी किसके ऊपर? कार्बनिक यौगिकों के प्रकार के ऊपर, कि कार्बनिक यौगिक हमारे पास कौन से प्रकार का है। एक हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक अलावन होता है, और दूसरे हमारे पास होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध हो। ये देखिए त्रिआबंध हो।
वो असंतृप्त होते हैं। अब जो संलयन अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है, वो कौन सी यौगिक दिखाएंगे? देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वह एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते, उनमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना है आपको। संतृप्त में एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, संलयन अभिक्रिया नहीं होगी, उनमें जुड़ने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। वे क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, उनमें एडिशन होगा, उनमें कोई भी जो यौगिक है वो क्या होगा? जुड़ जाएगा, आप करके जुड़ जाएगा। पहले हम देखते हैं कि ये कैसे दिखाते हैं असंतृप्त। पहले हम देखते हैं कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में संलयन कैसे होता है। देखिए, मैं यहां पर एक उदाहरण ले रहा हूं C2H2। ये देखिए, मैंने यहां पर लिया C2H2। C2H2 को हम क्या कहते हैं? इथीन। इथीन कहते हैं हम इसको, C2H2, CH2 इथीन। और इसमें मैं रिएक्शन करवाऊं हाइड्रोजन को, अर्थात मैं इथीन के साथ हाइड्रोजन को अभिक्रिया करवाऊं, तो इथीन जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी और क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो है पहले H और H में टूट जाएगा और एक H जाएगा यहां इस कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरा जो H है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और दोनों जो H है वो ये जो द्विआबंध है इसको तोड़ के सिंगल आबंध में अर्थात एकल आबंध में बदल देंगे और दोनों के दोनों हाइड्रोजन वहां जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में वो द्विआबंध है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध बन जाएगा। अब दो हाइड्रोजन तो यहाँ पर पहले ही जुड़े हुए थे, ये देखिए इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके साथ ये दूसरा हो गया। तो दो हाइड्रोजन तो पहले जुड़े हुए थे, दो हाइड्रोजन ये जुड़ जाएंगे यहाँ पे आकर के और इसकी जो संयोजकता है उसको पूरा कर देंगे। तो जो इथीन था वो इथीन किस में बदल जाएगा? इथेन में बदल जाएगा। और असंतृप्त जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक था वह संतृप्त कार्बनिक यौगिक में बदल गया, एकल आबंध आ गया, ये देखिए। तो क्या हुआ? जिसमें द्विआबंध था उसने अपने साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, जोड़ लिया, अपने अंदर जोड़ लिया, है ना, और अपने अंदर जोड़ करके असंतृप्त से संतृप्त बन गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया, है ना। तो ये केवल वही दिखाएंगे जिनमें द्विआबंध हो या फिर त्रिआबंध हो। त्रिआबंध का देखते हैं हम, ये मेरे पास देखिए त्रिआबंध वाला एक यौगिक है जिसको हम बोलते हैं एथाइन। और एथाइन में जब मैं हाइड्रोजन को गुजारता हूं तो क्या अभिक्रिया होने वाली है? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में जो है वह दो आबंध बचेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में दो आबंध बचेंगे और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसको फिर से मैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दूंगा तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके फिर से यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? इथेन से इथेन बन जाएगा। तो अगर त्रिआबंध वाला कोई कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं और उसमें हम एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हैं तो वो एडिशन रिएक्शन एक बार में कंप्लीट नहीं होगी बल्कि दो बार में कंप्लीट होगी। पहली बार में जो त्रिआबंध वाला कार्बनिक यौगिक है वह द्विआबंध वाले कार्बनिक यौगिक में बदलेगा, फिर द्विआबंध वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो एकल आबंध वाले में बदलेगा। तो इस प्रकार से केवल असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है या कार्बनिक यौगिक है उनके अंदर ही एडिशन रिएक्शन अर्थात संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास संतृप्त कार्बनिक यौगिक है या हाइड्रोकार्बन है वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। उनमें सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, हमने पढ़ा, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। कैसे नहीं होगी वह देखते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहां पर एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक लिया इथेन, C2H6 इथेन, ये देखिए C2H6 इथेन है और मैं यहां पर इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाता हूं। हाइड्रोजन यहां पे चाहे टूट के आए चाहे एक साथ आए, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा? मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे H में टूट गया है, अब ये H आएगा यहाँ पर आकर किससे जुड़े? क्योंकि एक कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है
और यहाँ पर एक कार्बन जो है वो अपने चारों आबंध बना रहा है, कोई जगह ही नहीं है यहाँ इस कार्बन से जुड़ने की, और ना ही इस दूसरे कार्बन से जुड़ने के लिए कोई जगह है। यहाँ भी इस कार्बन ने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं और 4 आबंध बना रखे हैं, तो कोई जगह नहीं है, 4 से ज्यादा आबंध कार्बन बनाता नहीं है, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कहाँ जुड़ेगा? जुड़ेगा ही नहीं। जब जुड़ेगा नहीं तो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में संलयन अभिक्रिया नहीं होती। तो संतृप्त संलयन अभिक्रिया नहीं दिखाते, असंतृप्त संलयन अभिक्रिया दिखाते हैं। असंतृप्त संलयन अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। इस अभिक्रिया को हम अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं। कहां करते हैं? आपने बहुत सारे वनस्पति घी के नाम सुने होंगे। वनस्पति घी, वेजिटेबल घी, वेज घी सुना होगा आपने, जैसे डालडा है, स्कूटर है, रथ है, ये बहुत सारे ब्रांड नेम हैं जिनका इस्तेमाल हम जो देसी घी होता है उसकी तरह करते हैं, तो ये इसको हम डालडा घी भी बोलते हैं। ऐसे जो ब्रांड नेम है, डालडा है, रथ है या स्कूटर है, ये घी कैसे बनाते हैं? ये हमारे गाय भैंस से बनने वाला घी नहीं होता है, इसको हम वनस्पति तेल से बनाते हैं। वनस्पति तेल जो होते हैं वह असंतृप्त होते हैं। उनमें जब हम हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं, वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं कुछ कंडीशंस देख करके, परिस्थितियां देख करके, तो वह असंतृप्त तेल संतृप्त घी में बदल जाते हैं। घी जो होता है ना वह संतृप्त होता है और संतृप्त घी में एडिशन रिएक्शन नहीं होती। हमने पढ़ा संतृप्त जो होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती, जुड़ते नहीं है वो। तो अगर हम संतृप्त जो घी है खाएंगे तो उसका पाचन हमारे शरीर में जल्दी से नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि कभी भी आप घी ना खाएं, घी का कम से कम इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो घी की बजाय तेल को प्रीफरेंस दें, तेल का इस्तेमाल करें, वो भी वनस्पति तेल का। वनस्पति तेल जो होते हैं वो असंतृप्त होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में बहुत जल्दी हो जाएगा, वो बहुत जल्दी हमारे शरीर के अंदर पच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। डॉक्टर्स हमेशा प्रीफर करते हैं कि घी को छोड़िए और तेलों को आप इस्तेमाल में लाइए, और वह भी कम से कम लाइए। ठीक है, अब हम उस अभिक्रिया को भी देख लें जिसमें हम वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं और उसको वनस्पति घी में बदलते हैं। देखिए, ये देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं वनस्पति तेल, ठीक, और उसमें मैं क्या करता हूं? हाइड्रोजन गैस गुजारता हूं। जब मैं हाइड्रोजन गैस गुजारता हूं तो वो निकल जैसे उत्प्रेरक, निकल धातु होती है, उसको कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उसको हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो वनस्पति तेल पता है क्या बन जाएगा? वनस्पति घी में बदल जाएगा, वनस्पति घी। इसको हम अगर अभिक्रिया के रूप में लिखना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। ये एल्काइल ग्रुप होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, ये असंतृप्त है। वनस्पति तेल जितने भी होते हैं असंतृप्त होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है। और जब हम उसमें हाइड्रोजन गैस गुजारें किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और उसको हम गर्म कर दें, गर्म कर देंगे तो ये हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है वो असंतृप्त है, यहाँ पर द्विआबंध से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन है यहाँ पर द्विआबंध से जुड़ा हुआ है, तो द्विआबंध सिंगल आबंध में, एकल आबंध में बदल जाएगा। देखिए क्या होने वाला है, कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विआबंध था वो खत्म हो जाएगा और एकल आबंध रह जाएगा, और जो R जुड़े हुए थे, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे, वो 2 जुड़े हुए थे, वो एज इट इज जुड़े रहेंगे, और जो हाइड्रोजन है वो आकर के ऐड हो जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये क्या था? वनस्पति तेल, हाइड्रोजन गुजारी, निकल कैटलिस्ट की प्रोसेस में गर्म किया, वनस्पति घी बन गया। ये है वेज घी का जनरल फॉर्मूला। इस पूरी अभिक्रिया को हम एक विशेष नाम से भी जानते हैं, वह पता है क्या है? हाइड्रोजनीकरण।
क्या बोलते हैं उस अभिक्रिया को? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। आशा है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए और अपनी समस्या का हल कर लीजिए।